हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए आज आज विश्व इतिहास का से संबंधित प्रश्नों को लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज ये इतिहास की अंतिम वीडियो हो गई। आज से इतिहास हमारा पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे जो होगा पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक पॉलिसी। ये सारी चीज़ें उसमें हम देखेंगे। तो आइए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्त कमेंट करके अपने दोस्तों तक उसको फैलाएंगे भी। मुझे कमेंट करके क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला प्रश्न है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं प्रसिद्ध नारा किसने दिया? प्लेटो ने, मैकियावेली ने, जॉन लॉक ने, कार्ल मार्क्स ने। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये बात कही जॉन लॉक ने। ठीक, किसने कहा? जॉन लॉक कहता है कि जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ये बात उसने अपनी पुस्तक में कहा, जिस पुस्तक का नाम था द सेकेंड ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। चीन की प्रसिद्ध दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने कराया था? ली ताई पू, शिह हुआंग टी, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो शिह हुआंग टी नामक एक व्यक्ति था, जो कि किन राजवंश का राजा था। उसने जो है 220 से 206 ईस्वी पूर्व में इस चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया, जो कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? बुद्धिजीवियों का, गरीब लोगों का, मध्य वर्ग का या कामगार लोगों का? समाजवाद मुख्यतः कामगार लोगों का आंदोलन था। ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल को, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर को, वैल्यू एंड कैपिटल को, एशियन ड्रामा को? तो ए दास कैपिटल को कहा जाता है, जो कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समाजवाद की बाइबल। ठीक है, क्या कहा जाता है? समाजवाद की बाइबल। और दास कैपिटल जो बुक है उसको कार्ल मार्क्स ने लिखा था 1867 ईस्वी में पहली बार ये प्रकाशित हुई थी। दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई? 1867 में, 1867 में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस की क्रांति से, अमेरिका की क्रांति से, आयरलैंड की क्रांति से, चीन की क्रांति से। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और कई एग्जामों में पूछा भी जाता है सीधा सीधा। तो ये प्रश्न ए हो जाएगा इसका आंसर। हमने फ्रांस की क्रांति से 3 चीज़ें लिया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात। ठीक है। छठा प्रश्न देखते हैं, मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? ग्रीनलैंड की खोज करने के लिए, भारत, चीन और एशिया की यात्रा करने के लिए, गुड होप का चक्कर लगाने के लिए या कनाडा की खोज के लिए? तो मार्को पोलो कौन था बताइए? मार्को पोलो इटली का यात्री था, याद है? मार्को पोलो इटली का एक यात्री था जो कि 1257 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक भारत, चीन और एशिया के अन्य देशों की यात्रा करने के लिए वो फेमस है। अगला देखते हैं, एक यात्री था। ठीक है। 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में नेपोलियन यानी फ्रांस की अंतिम हार हुई? वाटरलू की लड़ाई, वाग्राम की लड़ाई, पिरामिड की लड़ाई या ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई? तो नेपोलियन की अंतिम जो लड़ाई थी वो थी वाटरलू की लड़ाई। इसी लड़ाई में नेपोलियन मारा गया। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, याद है ना?
हमने एंशिएंट इंडिया में वाले प्रश्नों में देखा है। 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? जैसे भारत का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। वैसे ही इटली का एकीकरण करने का श्रेय 3 लोगों को जाता है। वो जाता है किसको किसको? वो जाता है एक केवूर को, गैरिबाल्डी को और मैजिनी को, जबकि मुसोलिनी नहीं था इसमें। तो आंसर हो जाएगा सी, मुसोलिनी नहीं था, बल्कि जो इटली का जनक माना जाता है वो माना जाता है मैजिनी को। किसको? इटली के एकीकरण का जो श्रेय जाता है, इटली के एकीकरण का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है जोसेफ मैजिनी, जबकि अन्य सहयोगियों में काउंट केबूर और गैरिबाल्डी भी थे। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सी, अर्थात मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। 8वां प्रश्न हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन 2 शहरों में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था? टोक्यो एवं हिरोशिमा, नागासाकी एवं मियाजाकी, सेंदई एवं हिरोशिमा, हिरोशिमा एवं नागासाकी। ये सब के सब जो है जापान के शहरों के नाम हैं। तो इसमें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराए गए थे। जापान के 2 शहर थे। इसमें 9 नवंबर और 9 नवंबर और 11 नवंबर को गिराए गए, या 6 नवंबर और 11 नवंबर। ये चीज़ आप लोग कंफर्म करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। उत्तर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, उत्तर हो जाएगा कितना? डी। ठीक है, कमेंट करके आप लोग इसका आंसर देंगे। और अगला प्रश्न है, सॉरी याद आया मुझे, हिरोशिमा और नागासाकी जो था वहाँ 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। यानी हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। ठीक है, फिर भी आप लोग अपने हिसाब से मुझे बताएंगे। 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्रांति को रिवॉल्यूशन बोलते हैं, का आरंभ हुआ था? किसके पतन से? बास्तील के पतन से, कम्यून्स के पतन से, जैकोबिन क्लब के, या पिलनिट्ज के? किसके पतन से हुआ था? किसके पतन से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो बास्तील के पतन से हुई थी। ठीक है, बास्तील का पतन का मतलब ये कोई वो कुछ अलग चीज़ नहीं थी, बल्कि बास्तील नाम का एक दुर्ग था, किला था, उसको जीतने के साथ ही फ्रेंच क्रांति 1789 का आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला 11वां प्रश्न देख लेते हैं। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या था? क्या मतलब है शीत युद्ध का? पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, महाशक्तियों के बीच तनाव, या उपयुक्त सभी? तो 11वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्व में स्थित रूस और पश्चिम में स्थित अमेरिका के बीच तनाव था। पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी रूस के बीच वैचारिक मतभेद भी था। ये 2 महाशक्तियां रूस और अमेरिका के बीच आपसी तनाव था, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा डी। 12वां प्रश्न देखते हैं। रूसी क्रांति किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में? तो हम सभी को पता है कि रूस की जो क्रांति हुई है 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें देख रहे हैं, और आज वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ ही पूरे हिस्ट्री का अंत हो जाएगा। आज से ख़त्म हो जाएगी हिस्ट्री की क्लासें। तो 13वां प्रश्न देखते हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध किससे है? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का शामिल होने से, फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी सिविल वॉर से, या अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी का जो संबंध है वो डी, अर्थात अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से इसका संबंध था। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुआ था। ये घटना जो हुई थी
बोस्टन टी पार्टी की 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1854 और 1856 में क्रीमिया का युद्ध किन दो शक्तियों के बीच लड़ा गया? जो क्रीमिया का युद्ध था, क्रीमिया आप भूमध्य आप देखें काला सागर के पास में, मैप में आप लोग देखें काला सागर के पास एक जगह है, उसको बोलते हैं क्रीमिया। वो किन दो देशों के बीच 1854 से 56 के बीच युद्ध हुआ था? उसके लिए रूस और तुर्की के बीच, यूएसए और इंग्लैंड के बीच, रूस और जापान के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रूस और तुर्की के बीच हुआ था इस जगह को लेकर युद्ध। ठीक है, और पेरिस की संधि के माध्यम से समझौता हो गया था। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ रहा था? यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ, जर्मनी के साथ, रूस के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ, या वह तटस्थ रहा, किसी के साथ नहीं लड़ा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी उत्तर हो जाएगा, अर्थात जर्मनी के खिलाफ और यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था पहले युद्ध में जापान। ठीक है, पहले युद्ध में लड़ा था जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ, लेकिन दूसरे युद्ध में एकदम उलट हो गया और दूसरे युद्ध में ये अलग हो गए दोनों, मतलब जर्मनी और जापान वगैरह एक साथ हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? ताशकंद संधि से, वर्सेल्स की संधि से, तिलसिट की संधि से, या बर्लिन की संधि से? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था वह हुआ वर्सेल्स या वर्साय की संधि से। ठीक है, वर्सेल्स या वर्साय की संधि से। ये जो वर्सेल्स या वर्साय जो जगह है, वो जगह थी वो जगह उस समय फ्रांस में थी, वर्साय या वर्सेल्स में। ठीक है, तो यहीं पे 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और उसके बाद जो जर्मनी और मित्र राष्ट्र है उन ब्रिटेन, फ्रांस और इटली व रूस ने फ्रांस में पेरिस के निकट जो वर्साय एक जगह थी वहाँ पे एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, उसी के साथ ये इस युद्ध का समापन हुआ था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्सेल्स या वर्साय की संधि। अच्छा, ताशकंद जो संधि थी ये समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1965 का, उसमें ताशकंद में समझौता हुआ था। ठीक है, ताशकंद एक जगह है मध्य एशिया में, मध्य एशिया का एक देश है, उसकी राजधानी ताशकंद है। आप लोग उस देश का नाम कमेंट करके बताएंगे क्या नाम है उस देश का जिसकी राजधानी ताशकंद है। तो वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके बीच समझौता हुआ था। और एक दुखद घटना ये भी थी कि ताशकंद में ही अचानक सुबह जब रात को सोए शास्त्री जी और सुबह जो है वो मृत पाए गए। तो ये बहुत दुखद घटना थी कि हमारे प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश की राजधानी में मृत पाए गए हों। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा? जो आज का संयुक्त राष्ट्र शब्द है यूनाइटेड नेशंस, वो शब्द किसने गढ़ा, यानी उस शब्द की रचना किसने की? लेनिन ने, चर्चिल ने, स्टालिन ने, या रूजवेल्ट ने? तो इनमें आपको नाम बता दो, लेनिन जो था रूस का था, चर्चिल भी चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, स्टालिन भी रूस के थे, रूजवेल्ट अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, ये डी रूजवेल्ट। इन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन शब्द की इन्होंने ही गढ़ा था यूनाइटेड नेशन शब्द को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन शब्द पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने गढ़ा था। इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा इसकी घोषणा करते हुए। ठीक, अगला प्रश्न है, मेन काम्फ का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क, या फिर मैजिनी? तो इस मेन काम्फ नाम का जो बुक है वो हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। हिटलर की आत्मकथा क्या नाम है? मेन काम्फ। ठीक है, अगला 19वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी, अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई 1765 से 1783 ईस्वी,
फिर ग्लोरियस क्रांति 1688 से 1689 ईस्वी। ग्लोरियस क्रांति 1600 कब है? 1688 से 1689 ईस्वी। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कौन एक गलत है? फ्रांसीसी क्रांति सही है। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी, और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, ये भी सही है। फिर अमेरिका की स्वतंत्रता के जो युद्ध हुआ था 1765 से 83, ये भी सही है। अच्छा, ग्लोरियस क्रांति, अच्छा यहाँ पे आपको होना चाहिए 1888 से 1889, ये गलत हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें यहाँ मैंने 16 कर दिया, ये हुआ था, ये जो है 1889 इसमें प्रिंट होना चाहिए। तो ये जो रियल में हुआ था ये 88 से 89, 1688 से 1689 हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में छपा होना चाहिए 1800 से। ठीक है, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? यानी सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में कौन उभरा 19वीं शताब्दी का? मतलब ये 1800 की बात कह रहा है, तो फ्रांस होगा, स्पेन होगा, ब्रिटेन होगा या जर्मनी होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अर्थात ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ही उभरा सबसे बड़े औपनिवेशिक शक्ति बन के। 21वां प्रश्न देखते हैं। 3, 4, 5 प्रश्न छूट गए थे, वो भी विविध में आते हैं, इसलिए इसको मैंने 5 प्रश्न इधर रख दिए हैं। हिस्ट्री को किसी प्रकार से आज समाप्त करना था, इसलिए समाप्त हो रही है आज। जो भी इसके निचोड़ वाले प्रश्न थे सब रख दिए हैं मैंने। 21वां प्रश्न है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? आचार्य नरेंद्र देव, जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे या आचार्य विनोबा भावे? तो आप सबको पता है कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने 1951 से शुरू किया था, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। ठीक है, 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन, सर्वोदय भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन सर्वोदय और भूदान दोनों से संबंधित व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जी थे। अगला प्रश्न है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, के.जी. मुशरूवाला या महात्मा गांधी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी सर्वोदय की अवधारणा से संबंधित थे। ठीक है, सर्वोदय मीन्स सब का उदय, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसका भी उदय। 23वां प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा रवि वर्मा जो एक महान चित्रकार थे का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, केरल से या तमिलनाडु से? तो राजा रवि वर्मा का संबंध केरल से था। वो केरल के एक महान चित्रकार थे जिनकी पेंटिंग्स आप नेट पे जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स उन्होंने किया है। भारत माँ की पेंटिंग किया उन्होंने, और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स उन्होंने किया है। आप लोग नेट पे जाके उसको देखिएगा। 24वां प्रश्न है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। पैगोडा मीन्स होता है मंदिर। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा यानी स्वर्ण मंदिर जैसे की भूमि, सोने के मंदिर की भूमि किसे कहते हैं? थाईलैंड को, म्यांमार को, कंबोडिया को या वियतनाम को? तो म्यांमार को बोलते हैं लैंड्स ऑफ गोल्डन पैगोडा। ठीक है, अगला प्रश्न। अच्छा, इस प्रश्न में एक चीज़ और, कंबोडिया में मंदिर हैं, भारतीय हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ, क्योंकि एक समय वहाँ शैलेंद्र वंशीय शासकों का शासन था, जो कि जब राजेंद्र प्रथम ने जीत लिया था पूरे कंबोडिया वाले पूरे क्षेत्र को, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ को, तब वहाँ पे हिंदू शासन चल रहा था। तब वहाँ पे कंबोडिया में बहुत सारे हिंदू मंदिर स्थापना करवाई गई थी। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहीं पे है, कंबोडिया में। आप उसका नाम कमेंट करके बताएंगे क्या नाम है उसका। 25वां और अंतिम प्रश्न है, हिस्ट्री का भी और आज की वीडियो का भी, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? यानी किस राज्य से कलमकारी चित्रकला का संबंध है? आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से या हिमाचल प्रदेश से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कलमकारी
चित्रकला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कुछ इसके जो स्थानीय चित्रकार हैं वो बाद में जाके तमिलनाडु में बस गए, तो वो तमिलनाडु में भी थोड़ा बड़ा भाग देखने को मिल जाता है, क्योंकि वही लोग तेलुगु भाषी लोग वहाँ जाकर बस गए थे। ठीक है, तो कलमकारी चित्रकला मेन रूप से अफ़गानिस्तान, ईरान और भारत में बनाई जाती है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था और इतिहास का भी अंतिम प्रश्न है। आज आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कल से क्या शुरू किया जाए। आपके पास दो ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है पॉलिटी शुरू किया जाए या दूसरा साइंस शुरू किया जाए। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा और कल से क्या शुरू किया जाए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।